बच्चों नमस्कार, मेरा नाम देवशंकर शुक्ला है और मैं बड़ा मलेरा में विगत 17 साल से 11वीं और 12वीं की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे जो ये वीडियो हैं, स्पेशल ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो कोचिंग लेट आए और जिनकी शुरुआत की फिजिक्स अर्थात हम कहें कि अध्याय 1 या 2 छूट गए हैं। तो वो बच्चों ये वीडियो देखकर उन टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों 11वीं फिजिक्स का हमारा पहले अध्याय का नाम है मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मात्रक और मापन इन दोनों पर हम चर्चा करें। तो हम एक एक करके दोनों को लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों की कि भौतिक राशियां क्या हैं। तो इन्होंने कहा कि जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक वास्तविक रूप से हम कर सकें या जिन राशियों की सहायता से भौतिकी फिजिक्स पढ़ी जाती है, ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो नंबर 1 मूल राशियां, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी आती हैं व्युत्पन्न राशियां, और इनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की राशियों का अध्ययन करेंगे। तो मूल राशियां क्या है? तो इन्होंने कहा कि ऐसी राशियां या वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन राशियों को हम अन्य राशियों से नहीं बना सकते। मूल राशियां वो राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं मूल राशियां। तो इन्होंने कहा कि जो मूल राशियां हैं इनकी संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 है, इनकी संख्या 7 है, मूल राशियों की संख्या 7 है। अब 7 मूल राशि कौन कौन सी है? तो इन्होंने कहा कि मूल राशियों की संख्या 7 है और ये कौन कौन सी है? तो यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और ज्योति तीव्रता। तो हमारी फिजिक्स में ये 7 मूल राशियां बताई गई। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो राशियां मूल राशियों से बनाई जाती हैं, जो राशियां मूल राशियों से बनाई जा सकती हैं, या ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हमें मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है। कौन कौन सी हैं? जैसे तो व्युत्पन्न राशियां में इन्होंने कहा कि बल, वेग, त्वरण, आयतन, ये सब। तो आयतन, बल, वेग, त्वरण आदि आदि है। तो ये सब राशियां आती हैं व्युत्पन्न राशियां में। एग्जाम्पल व्युत्पन्न राशियों का, तो हमने कहा कि जो हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। तो जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारी व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है।
और क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लंबाई को क्या लिखेंगे? लंबाई, और चौड़ाई भी काय में मापी जाती है? वो भी लंबाई में मापी जाती है। तो लंबाई बराबर क्या हो गया? तो हो गया हमारा लंबाई का वर्ग, लंबाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, और क्षेत्रफल बराबर क्या है? लंबाई का वर्ग। मतलब क्षेत्रफल को बताने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? मूल राशि लंबाई का। क्षेत्रफल बताने के लिए हम मूल राशि लंबाई का सहारा ले रहे हैं। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई का वर्ग। तो फिर क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि ये मूल राशि लंबाई से बनी है। मूल राशि लंबाई से बना है क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल को व्युत्पन्न राशि का। इसी प्रकार चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम काय में मापेंगे? लंबाई में, और समय को समय में ही लेंगे। तो समय तो बराबर लंबाई इंटू समय की पावर -1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाल, और चाल को बताने के लिए हमने किसका सहारा लिया? लंबाई का और समय का। और लंबाई और समय कैसी राशियाँ हैं? मूल राशियाँ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चाल को बताने के लिए मूल राशि का सहारा ले रहे हैं, मूल राशि का सहारा ले रहे हैं। इसलिए जो चाल है ये व्युत्पन्न राशि है। तो मतलब ये है कि व्युत्पन्न राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, या मूल राशियों का हम सहारा लेते हैं। तो ये होगी हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। तो हमने अभी तक दो प्रकार की राशियों का परिचय लिया, एक मूल राशियाँ इनकी संख्या 7 है, और एक व्युत्पन्न राशियाँ। एक बार फिर से सुन लें, तो मूल राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिन्हें बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अन्य राशियों से नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से बनाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, व्युत्पन्न राशि बनाने के लिए मूल राशि का सहारा लेना पड़ता है। जैसे क्षेत्रफल को बताने के लिए मूल राशि लंबाई के ऊपर घात 2 लगाई। चाल व्युत्पन्न राशि है, क्यों? क्योंकि ये मूल राशि की सहायता से बनाई गई है। अर्थात चाल को बताने के लिए हमने क्या किया? लंबाई के ऊपर घात 1 लगाई और समय के ऊपर -1 की घात लगी है। तो इस प्रकार से हमारी दो प्रकार की राशियां हैं। अब यहाँ पर हम इसके बाद बात हमें करना है मात्रक की। तो मात्रक समझने के लिए इससे पहले हम कुछ और बातें करते हैं। तो हम बात करें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें फिजिक्स में, मापन की आवश्यकता है क्यों? तो इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम एक संदर्भ मानक का उपयोग करते हैं। ये जो संदर्भ मानक होता है उसी प्रकार की भौतिक राशि होती है जिस प्रकार की राशि को मापना होता है। तो किसी भौतिक राशि को मापने का अर्थ होता है उसके संदर्भ मानक से तुलना करना। तो इन्होंने कहा कि जो मापने की प्रक्रिया है, मापने की इस प्रक्रिया में हम किसी भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करते हैं, ठीक है ना। और जो मापना है, मापने में यह है कि किसी भौतिक राशि को अंकों में लिखना, ये मापने का अर्थ है। तो हमें मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इन्होंने कहा कि जो भौतिकी है वो एक प्रायोगिक विज्ञान है। भौतिकी में कोई भी घटना है, हम बिना प्रयोग किए, बिना कैलकुलेशन किए उस घटना पर विश्वास नहीं करते। तो प्रकृति की किसी घटना का अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों को हमें मापना पड़ेगा। तो प्रकृति की किसी घटना से संबंधित राशियां कौन सी हो सकती हैं? बल, वेग, त्वरण, समय, विस्थापन, ये सब। जैसे हम कहें कि किसी पत्थर को, हम कहें कि हमने किसी पत्थर को कुछ ऊंचाई से फेंका, मान के चलें कि जमीन है, पृथ्वी है। अब हमने किसी पत्थर को यहाँ से छोड़ा तो पत्थर ये गया नीचे की ओर, ये जा रहा है नीचे की ओर। अब जब पत्थर नीचे आ रहा है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर वेग अलग अलग है कि एक समान है?
हमें ये जानकारी चाहिए कि जब पत्थर यहाँ से नीचे जा रहा था तो इस समय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग एक समान है कि अलग अलग है। तो इसके लिए हमें इसके वेग को मापना पड़ेगा। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कितने समय में एक चक्कर लगाती है, ये जानकारी के लिए हमें समय का मापन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है और इसके अंतर्गत प्रकृति की किसी घटना को समझने के लिए हमें उससे संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों का मापन करना पड़ता है। जो मापना है, मापने की दो विधियां हमने बताई हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो विधियां हैं। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि है, जैसे हम कहें किसी पेंडुलम, किसी सरल लोलक को एक दोलन करने में कितना समय लगता है। ये पेंडुलम है और इस पेंडुलम को एक दोलन करने में कितना समय लगेगा, इसको हम सीधे विराम घड़ी की सहायता से माप सकते हैं। हम कहें कोई व्यक्ति 20 मीटर तक दौड़ के गया तो उसको दौड़ने में, वहां तक जाने में कितना समय लगा, इसको डायरेक्ट हम घड़ी में देखकर समय को बता सकते हैं। इस समय को हम घड़ी में देखकर प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं। तो जहां पर हम देखकर किसी राशि को माप सकते हैं, डायरेक्ट माप सकते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि है मापने की। दूसरी आई अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि वो होती है जिनको हम देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते। जैसे हम कहें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो डायरेक्ट हम वहां जाके नहीं देख सकते कि उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। इसके लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक, यूनिट, ये क्या है? तो बच्चों जो मात्रक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11वीं फिजिक्स का। और 11वीं में तो ठीक है उपयोग होता ही है, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इस मात्रक का उपयोग किया जाएगा। अब 11वीं के बाद 12वीं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी करना, हर जगह तुम्हें मात्रक मिलेगा। तो मात्रक हमें आना चाहिए, मात्रक बनाना आना चाहिए। ये होता क्या है, तो हम मात्रक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मात्रक क्या है इस पर चर्चा करें। तो उन्होंने कहा कि किसी मापने का अर्थ होता है किसी भौतिक राशि की उसके संदर्भ मानक से तुलना करना। जो मापन की क्रिया है वो एक तुलना करने की प्रक्रिया है। मापन की प्रक्रिया एक तुलना करने की प्रक्रिया है। यदि हमें किसी भौतिक राशि को मापना है तो उसी प्रकार की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को संदर्भ मानक मान लेते हैं और उस संदर्भ मानक को ही मापन का मात्रक कहते हैं। हमने अभी अभी बोला कि मापने की जो प्रक्रिया है वो तुलना करने की एक प्रक्रिया है, तुलना करने की विधि है। जैसे हम दुकान पर जाते हैं और हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें 1 किलो शक्कर दो। अब जब वो हमें 1 किलो शक्कर देता है तो क्या करता है कि एक तरफ बांट रखता है, किलो रखता है, और इस किलो का, इस बांट का जितना वजन होता है उस वजन की वो शक्कर तौल देता है और कह देता है 1 किलो हो गई, ले जाओ। तो यहाँ उसने जो मापा, मापने में क्या करा, उसने तुलना करी इस बांट से, इस बांट से उसने तुलना करी। तो मापने में वो क्या रहा है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए हमने जो बांट लिया, ये वजन लिया, ये वजन ही संदर्भ मानक कहलाया। काय का, द्रव्यमान को मापने का, और इसी को आगे चल के हम मात्रक कह देंगे। तो किसी भौतिक राशि के मापने का अर्थ होता है उसके संदर्भ मानक से तुलना करना। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी मात्रक की? तो इन्हें कहा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त, उपयोग में लाए गए संदर्भ मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं।
तो मापन की प्रक्रिया एक तुलना की प्रक्रिया है। उदाहरण लें एक आध, तो हमने कहा कि किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है। छड़ की लंबाई 5 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। छड़ की लंबाई 5 मीटर है, इसका मतलब है कि छड़ की लंबाई में उसका मात्रक मीटर 5 बार सम्मिलित है। या हम कहें छड़ की लंबाई मात्रक के 5 गुनी है। जो छड़ की लंबाई है वो अपने मात्रक मीटर की 5 गुनी है, या छड़ की लंबाई में उसका मात्रक 5 बार सम्मिलित है। तो ये मापने का अर्थ होता है। हम कहें किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु के द्रव्यमान में उसका जो मात्रक है वो 20 बार सम्मिलित है, या वस्तु का जो द्रव्यमान है अपने मात्रक का 20 गुना है, जैसा भी लेना हो। तो ये मात्रक, तो मात्रक का अर्थ है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लाए गए संदर्भ मानक से। कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस संदर्भ मानक का उपयोग करते हैं उस संदर्भ मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। और संदर्भ मानक क्या है? तो संदर्भ मानक होता है उसी प्रकार की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा। जैसे अभी हमने कहा था कि ये बांट, तो बांट ही संदर्भ मानक कहलाता है। हम एक फुट बना लेते हैं, एक मीटर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? संदर्भ मानक है। और इनसे हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं। लंबाई को मापना है तो मीटर लिया और मीटर से उस लंबाई की तुलना कर दी बार बार। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसी प्रकार द्रव्यमान के लिए। तो ये बात हुई मात्रक की। इसमें हम आगे बढ़े तो इन्होंने कहा कि किसी भौतिक राशि का परिमाण बताने के लिए हमें यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण बताना है किसी भौतिक राशि का परिमाण बताना है तो परिमाण बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, और दूसरा उसके मात्रक। इन 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। संख्यात्मक मान हमें बताता है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। संख्यात्मक मान से हमें पता चलता है कि उसका मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है। और किसी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने कहा कि किसी छड़ की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो छड़ की लंबाई का परिमाण हम बता रहे हैं, छड़ की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 5 ये संख्यात्मक मान है और मीटर उसका मात्रक है, और दोनों का आपस में गुणा किया है। अर्थात यहां पर जो छड़ की लंबाई है वो अपने मानक मात्रक मीटर की 5 गुनी है। तो इस प्रकार से किसी भौतिक राशि के परिमाण को यदि हमें बताना है तो इन 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसका परिमाण क्या है और उसका मात्रक क्या है। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। एक बात और, इन्होंने कहा कि यदि मात्रक बदल जाए तो उसका संख्यात्मक मान बदल जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू, परिमाण उतना ही रहेगा। तो मात्रक बदलने से संख्यात्मक मान तो बदल सकता है, लेकिन उनका जो गुणनफल होता है वो उतना ही रहता है। तो यदि हम कहें कि किसी भौतिक राशि का मात्रक U1 है और उसका संख्यात्मक मान N1 है, एवं दूसरी मात्रक U2 है और संख्यात्मक मान N2 है, तो इस समय इनने कहा
टू कांस्टेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एन इक्वल कांस्टेंट। तो एन व्युत्क्रमानुपात यू, एन क्या थी, संख्या थी, और यू क्या था, मात्रक था। तो देखो यदि मात्रक बढ़ेगा तो संख्यात्मक मान घट जाएगा। तो मात्रक बदलने से संख्यात्मक मान बदल जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि मात्रक बढ़ा लेंगे, जैसे किलोमीटर लें तो संख्यात्मक मान घट जाएगा। जैसे किलोमीटर लें तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो देखो यहाँ हमने मात्रक बढ़ा लिया, यू का मान बढ़ा लिया, तो संख्यात्मक मान क्या है, छोटा है, 1 है। और यहाँ मात्रक छोटा लिया, मीटर, तो संख्यात्मक मान बड़ा होता है। तो इस लाइन को भी हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी, 1 मिनट, ठीक है, वही है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और मात्रक और मापन क्यों करते हैं इसकी चर्चा करी। अब हमने जब मात्रक को समझ लिया, मात्रक क्या होता है, तो इस मात्रक में विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, इसकी विशेषताएं भी सुन लें। तो इसने कहा कि जो मात्रक है, नंबर 1 सुपरिभाषित हो, और क्या विशेषता हो। तो इन्होंने कहा कि हमने जो मात्रक लिया है वो ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। जैसे हम 1 किलो का बांट बनाते हैं, ठीक है ना, और 100 किलो का बांट बना लो, तो 100 किलो का बांट क्या कोई उठा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है। तो हम जो मात्रक बना रहे हैं वो आकार में कैसा हो, सुविधाजनक हो, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। और क्या हो, इन्होंने कहा कि जो मात्रक बनाया, मापने के लिए जो संदर्भ मानक मात्रक बनाया, वो उस पर ताप दाब का प्रभाव ना पड़े, अर्थात समय के साथ उसमें राशियां बदले ना, उसकी मात्रा बदले ना। और क्या विशेषता हो, इन्होंने कहा कि जो मात्रक बनाया वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो। और हम जो मात्रक बनाएं, मात्रक ऐसा बनाएं कि आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, और जो मात्रक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो। तो इस प्रकार से मात्रक और ये मात्रकों की विशेषताएं हो गई। हमने क्लास में ये सब बातों को नोट्स में लिखवाया है, तो आप सब लोग उन नोट्सों से लिख लें। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की, तो इनको बच्चों हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। तो अगले वीडियो में ध्यान रखना, हम मात्रक के आगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मापने की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।